नमस्कार, सुप्रभातम कार्यक्रम के इस नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं लता आपके साथ। सुप्रभातम कार्यक्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध आयाम को समझने का, जिसमें आप योग स्वास्थ्य के ज्ञान के साथ ही भारत की प्रतिष्ठा का परिचय देने वाली संस्कृत भाषा भी सीखते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विविधता से परिपूर्ण भारतीय संस्कृति में समय का अत्यधिक महत्व बताया गया है, जिसमें पंचांग का महत्वपूर्ण स्थान है। पंचांग वैज्ञानिक रूप से मुहूर्त, ग्रह, नक्षत्र आदि के आधार पर हमारी दिनचर्या निर्धारित करने में सहायता करता है। समय के साथ दिनचर्या के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति जीवन में अवश्य सफल होता है। सुप्रभातम में सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, मंगलवार, श्रवण नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। समय के आधार पर दिनचर्या निर्धारित करने के साथ ही भारतीय संस्कृति धर्म के अनुसार कर्तव्य और व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। क्या, कैसे, किसके साथ, कब और क्यों करें, इन सभी प्रश्नों का उत्तर सनातन संस्कृति के ग्रंथ विस्तार से देते हैं, जिनका संकलन सुभाषित कहलाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रभाग की ओर और सुनते हैं आज का सुभाषित। दिवसेनैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वसेत् यावज्जीवं च तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखं वसेत्। दिन भर ऐसा काम करना चाहिए जिससे रात में चैन की नींद आ सके। वैसे ही जीवन भर ऐसा काम करना चाहिए जिससे मृत्यु पश्चात सुख मिले, अर्थात सद्गति प्राप्त हो। One should perform such actions throughout the day that one may sleep peacefully in the night. Similarly, one must perform such acts throughout life that one may pass off from this world peacefully and contented. अब क्रम है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी प्रस्तुति का। पृथ्वी मनुष्यों की ही आश्रय स्थली नहीं है, बल्कि ये अपनी विशेष पारिस्थितिकी के साथ समस्त प्राणी जगत को जीवन प्रदान करने में विशेष भूमिका निभाती है। इसलिए वर्तमान और पारंपरिक ज्ञान के सही संतुलन के साथ पृथ्वी की अस्मिता की रक्षा विशेष रूप से की जानी चाहिए। तो आइए आज विश्व पृथ्वी दिवस के विषय पर हमारी शक्ति हमारा ग्रह, इस पर आधारित भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र की ये रिपोर्ट देख लेते हैं। यस्याहं समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्णजस्तं बभूवुः यस्याभिदं जिन्वति प्राणतेजत्सानो भूमिः पूर्वपेदेः दधातु। अथर्ववेद के भूमि सूक्त के इस मंत्र में पृथ्वी को सभी प्राणियों का कारण और आश्रय बताया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा के ध्वजवाहक ग्रंथों में भी पृथ्वी को न केवल एक ग्रह बल्कि प्रकृति के चराचर जगत की जननी भी बताया गया है। हालांकि औद्योगिकरण पर आधारित वर्तमान युग में मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निरंतर पृथ्वी का दोहन कर रहा है, जिससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और यहाँ तक कि हर दिन जलवायु परिवर्तन भी होता चला जा रहा है। और इन सभी से प्राणी जगत विभिन्न बीमारियों और महामारियों से लगातार पीड़ित भी दिख रहा है। बाढ़, भूस्खलन, भारी बारिश, सूखा, शीतलहर, जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हम पहले से कहीं अधिक विनाश होता हुआ अनुभूत भी कर रहे हैं।
इन सभी को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसे आधुनिक युग में सर्वप्रथम 1970 में मनाया गया था। तात्कालिक पर्यावरणीय दुस्थितियों के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा से अभिप्रेरित प्रकृति विज्ञानियों की प्रकृति या पृथ्वी के प्रति गंभीरता ही इसके मूल में निस्संदेह कही जा सकती है। जब हम ऋग्वेद से आरंभ करते हैं तो द्योः नः, पृथ्वी नः इत्यादि का प्रयोग आता है कि द्यौ पिता है, पृथ्वी माता है, और ऐसे अनेक हमें प्रसंग मिलते हैं जहाँ सबसे पहले ये बताया जाता है कि पृथ्वी जीवित प्राणी है। अभी तो जो यूरोपीय मॉडल है उसमें मोर कंजम्पशन मोर डेवलपमेंट ये सूत्र है, लेकिन हमारा ठीक इसके विपरीत है। हमारा है तेन त्यक्तेन भुंजी था, और ये जो मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंध का अध्ययन है, इसी का नाम उन्होंने इकोलॉजी दिया, और ये इकोलॉजी बाद में डीप इकोलॉजी के रूप में आया, जो आर्ने नेस इसके प्रवर्तक हैं। और आर्ने नेस गीता, उपनिषद और वेद के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। उन्होंने उपनिषद गीता को कोट करते हुए सारी बातें वहाँ रखी है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पृथ्वीगत पर्यावरण संरक्षण में पशु पक्षियों की भी उतनी ही भूमिका है जितनी मनुष्यों की। आज के समय इन पक्षियों पर हमारे जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, और कई बार वो दिग्भ्रमित भी देखे गए, क्योंकि जो मई जून की गर्मी तक यहाँ रहेंगे वो पक्षी कब जा कर के अपने देश साइबेरिया और यूरेशिया के अन्य विभिन्न ठंडी जगहों पर जा कर के कब वो प्रजनन करेंगे, क्योंकि उन्हें फिर अगले वर्ष सितंबर अक्टूबर तक, अक्टूबर में जैसे भी वहाँ पे ठंडियाँ बढ़ेंगी उनको वापस गर्म क्षेत्रों में प्रवास के लिए आना होगा। हालांकि जलवायु परिवर्तन ने इन पशु पक्षियों के मूल स्वभाव को भी बदलने का काम किया है। वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत को अपनी योजनानुसार अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। वहीं भारत ने वर्ष 2030 तक वन क्षेत्र को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रशासन ने 6 अरब वृक्ष लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। आइए हम सब अपनी पृथ्वी को वर्तमान और पारंपरिक ज्ञान के प्रयोग के साथ संतुलित व समृद्ध बनाएं, क्योंकि माता भूमि पुत्रोहम संततयः वा वयं पृथिव्याः, अर्थात भूमि अर्थात पृथ्वी हमारी माता है और हम इस पृथ्वी की संतान हैं। नारायण दत्त मिश्र, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। आप कहीं न जाइए, देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। स्वास्थ्य प्रभाग की ओर आगे बढ़ते हैं। गर्मियों में व्यायाम करते समय लापरवाही की जाए तो समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस मौसम में सुरक्षित तरीके से व्यायाम कैसे किया जाए, देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। अधिक तापमान में तीव्र गति वाली क्रियाएं करने से लू लगने का खतरा हो सकता है, निर्जलीकरण की संभावना हो सकती है और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। गर्मी के मौसम में पसीना बहुत आता है, और जब व्यक्ति को पसीना आता है तो उसमें शरीर से पानी का लॉस होता है और नमक का भी लॉस होता है। हमारे शरीर से नमक और पानी निकलते हैं, तो इनकी कमी न होने दें।
इसके लिए ज़रूरी है कि आप नियमित रूप से पानी का सेवन करते रहें और खान पान में नमक की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दें। हम सलाह देते हैं कि एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति को गर्मियों में अपने साथ एक वाटर बॉटल रखनी चाहिए ताकि वो फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर सके पानी पीने से। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने की है कि कंफर्टेबल कपड़े पहने हों, टी शर्ट हो या ट्रैक पैंट्स हों, वो कंफर्टेबल हों, बहुत टाइट फिटिंग ना हो। और ये अगर सूती हों तो और अच्छा, क्योंकि सूती कपड़ा हमारी स्किन के लिए और ख़ास तौर से गर्मियों के मौसम में बहुत उपयुक्त रहता है। गर्मियों के मौसम में भी व्यायाम करना तो आवश्यक है, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि कौन सी सावधानियां रखने से अपने स्वास्थ्य को व्यायाम के साथ ठीक रखा जा सकता है। आप बाहर धूप में एक्सरसाइज करके आए हैं, आउटडोर एक्सरसाइज करके आए हैं, एकदम से एयर कंडीशन कमरे में जाएंगे तो तापमान में अचानक बहुत अधिक परिवर्तन मांसपेशियों में क्रैम्प्स ला सकता है। क्रैम्प्स की संभावना शरीर से पानी और नमक निकलने की वजह से भी अधिक होती है। या आप एयर कंडीशन जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत देर तक, उसके बाद अचानक बाहर गर्मी में तपती धूप में लू में न चले जाएं, तो तापमान का परिवर्तन ग्रेजुअल होना चाहिए, ना कि सडन और एक्सट्रीम। एक चीज़ और जो ध्यान में रखने की ज़रूरी है कि बाहर जब आप एक्सरसाइज करते हैं गर्मियों में तो तापमान बहुत अधिक होता है, लू चलती है, तो उसका हीट का भी एडवर्स इफेक्ट स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। तो एक्सरसाइज करने के लिए आप दिन का वो समय चुनें जब बहुत अधिक गर्मी नहीं है। आप सुबह एक्सरसाइज कर सकते हैं या शाम को एक्सरसाइज कर सकते हैं जब तापमान बहुत अधिक नहीं होगा और आपके शरीर के टॉलरेंस के मुनाफिक उपयुक्त रहेगा। गर्मियों के मौसम में व्यायाम करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें, जिससे इस मौसम में भी आप सुरक्षित तरीके से व्यायाम कर सकें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्वास्थ्य प्रभाग में आपने जाना कि स्वास्थ्य को आधुनिक उपचार के माध्यम से ठीक रखने के लिए हमें कौन से आवश्यक साधनों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से आवश्यक उपचार करने चाहिए। और अब जीवन में योग को अपनाकर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाभकारी यौगिक क्रियाओं के बारे में जानने के लिए योग प्रभाग की बात करेंगे। चेहरे पर रक्त का संचार कांति बढ़ाता है और इसी के बारे में देख लेते हैं कुछ उपयोगी यौगिक क्रियाएं जो हमारे चेहरे की कांति को बढ़ाने के लिए उपयोगी हैं। आज का हमारा विषय है टू इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन ऑन द फेस, जिसके लिए कुछ टेक्निक्स है जो आज हम सीखेंगे योग में। तो पहली टेक्निक है कपाल रंध्र धोती। उसे देखेंगे, अपने दोनों अंगूठों को इस तरह से कनपट्टी पर रख देंगे और हाथ के फिंगर्स के द्वारा इस तरह से माथे को धीरे धीरे रब करेंगे, इस पर मसाज करेंगे इस तरह से धीरे धीरे। यहाँ पे कम से कम 5 से 10 बार इस तरह से मसाज करना है माथे को, और फिर धीरे से दोनों उंगलियों से चेहरे पर साइड से, बगल से इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। प्रेस करते हुए यानी रब करते हुए ऊपर की तरफ फिंगर ले जाएंगे चेहरे पर। इसे भी इसी तरह से 8 से 10 बार करेंगे और उसके बाद फिर 2 फिंगर लेंगे और साइनस एरिया जिसे कहते हैं, नाक से लेते हुए गाल के पर के ऊपर घुमाते रहेंगे। यहाँ भी 8 से 10 बार आराम आराम से ले जाएंगे। इसे 8 से 10 बार करने के बाद फिर धीरे से गले से नीचे से ऊपर, यहाँ भी नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे रब करेंगे और फिर उसके बाद 2 फिंगर लेंगे कान के आगे और कान के पीछे, इस तरह से धीरे धीरे रब करेंगे। आराम आराम से 8 से 10 बार इस तरह से रब करेंगे चेहरे पर, लिप्स के ऊपर और नीचे। अपने आईब्रोज को इस तरह से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रेस करके, इसे भी आप 8 से 10 बार कर सकते हैं। और इसके बाद फिर करेंगे कपालभाति। कपालभाति में श्वास लेना और छोड़ना है सेम गति से, जिसमें हमारा सिर्फ ये एरिया का उपयोग
कपालभाति को भी 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 धीरे धीरे बढ़ाकर 30 राउंड तक कर सकते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारे फेस पर सर्कुलेशन बढ़ाना बार बार ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है दिन में 1 बार या 2 बार स्टीम इनहेलेशन कर लिया जाए, जहाँ पानी को उबाल लें और फेस को ऊपर रख के लंबे सांस लें, छोड़ें। ये 5 से 7 मिनट करें। स्किन तो हेल्दी और अच्छी हो जाएगी, स्किन का डर्ट भी निकल जाएगा, पसीना आ जाएगा और फेस चमकेगा। दूसरा बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ जैसे शहद और हल्दी, उसका ज़रा पेस्ट लगाकर फेस पे लगा लें। जब सूख जाए तब फेस धो लें, ज़रूर चमकेगा फेस और बहुत ही अच्छा लगेगा। फेस के में आँख के नीचे जो डार्क सर्कल हो जाते हैं, उसके लिए उंगली से टैपिंग करना कभी कभी बहुत ज़रूरी है। फोरहेड की मसाज करना, कपालरंध्र धोती और आँखों के नीचे टैप करना, उंगलियों से थोड़ा वो करते रहिए, उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। खाने पे भी ध्यान दीजिए, ओवर फैट ना हो। नमस्कार। और अब समय है संस्कृत पाठशाला की कक्षा का, जहां इन दिनों कुछ शब्दों के उच्चारण व लेखन के बारे में बताया जा रहा है, जैसे विभत्स और बीभत्स में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो आइए संस्कृत पाठशाला की कक्षा के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के पास। नमः संस्कृतानुरागिभ्यः सकलेभ्यः संस्कृत पाठशाला वीक्षकेभ्यः। हम सभी संस्कृत अनुरागी यह जानते ही हैं कि संस्कृत अत्यंत तार्किक और वैज्ञानिक भाषा है, जहां अक्षरों और उनसे बने शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण और लेखन में थोड़ा भी अंतर नहीं होता। पर इसी क्रम में हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं जहां विशेष सिद्धांत या किसी कालखंड में आकर क्षेत्रगत विशेषताओं या कहें कि क्षेत्रगत प्रभाव परक प्रवृत्तियों के कारण कुछ 2 अक्षरों में एक रूपता सी दिख पड़ती है, और उन अक्षरों में विशेष 2 अक्षर हैं व और ब। आप ऐसे कई शब्दों के बारे में जहां व और ब के बीच अंतर नहीं मानने की परिपाटी है जान ही चुके हैं, पर आज कुछ उन शब्दों की बात जो पौराणिक चरित्र से संबंधित हैं, और सामान्य तौर पर यदि इन शब्दों के स्वरूप से आप परिचित नहीं होंगे तो आप हमेशा संशय की स्थिति में होंगे कि हमारे ग्रंथों में अर्थात शास्त्रों में आखिरकार 2 शब्दों में शुद्ध कौन सा शब्द है। देखिए, कई शब्द ऐसे हैं जहां व और ब दोनों ही अक्षर अलग अलग रूप से प्रयुक्त मिले तब भी वे शब्द शुद्ध ही माने जाते हैं, जैसे वालिह या वाली और वाली या बाली। कुछ श्लोक हैं जहां दोनों ही अक्षरों के साथ प्रयोग हमें प्राप्त होते हैं। सौमित्र लक्ष्मणो वाली वालिरिंद्र सुतश्च सह ततः शरेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः पपात सहसा बाली निकृत्त इव पादपः। अर्थात वाली भी और बाली भी दोनों ही प्रयोग संस्कृत वाङ्मय में हमें उपलब्ध होते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि कई शब्द ऐसे हैं जहां व और ब के बीच अंतर नहीं स्वीकारा जाता, अर्थात वबयोर अभेदः का सिद्धांत यहाँ स्वीकृत है। अब बढ़ते हैं आगे और चर्चा कर लेते हैं व और ब के बीच भेद की भी। एक शब्द है जिसे हिंदी में हम कहा करते हैं विभत्स, पर संस्कृत में विभत्सः आदि कहना या लिखना संस्कृत के संस्कृतत्व वाली प्रकृति पर चोट पहुंचाना ही कहा जाएगा, क्योंकि बीभत्सः ही संस्कृत में तो सर्वथा शुद्ध है ही, और हम जैसा कि आपको बताते चले आ रहे हैं कि अन्य भाषाओं में भी यदि हम संस्कृत के शब्दों को लेते हैं अर्थात उनका प्रयोग करते हैं, तो हमारी भाषा प्रयोक्ता के रूप में एक तो आशय यह कि बीभत्स इस रूप में ही विभत्स की मूल प्रकृति और शुद्धता का संदर्भ संस्कृतानुसार समझा जाना चाहिए। तो आइए बीभत्सः इस शब्द के संस्कृत प्रयोगों पर विशेष रूप से श्लोकों पर अब अवधान केंद्रित करते हैं। जुगुप्सा स्थायी भावस्तु बीभत्सः कथ्यते रसः, अर्थात मुख्य रूप से स्वीकृत 8 या 9 रसों में से एक है बीभत्स। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानकाः बीभत्साद्भुत शांताश्च रसा भावाः पुनस्त्रिधा
अर्थात बीभत्स रस न की विभत्स, यह अवश्य ही ध्यान रखिएगा। जहां जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव के रूप में माना जाता है। अगला श्लोक है जहां बीभत्स का प्रयोग है। न कुर्याम कर्म बीभत्सम युध्यमानः कथंचना तेन देव मनुष्येषु बीभत्सुरिति विश्रुतः। तो अब इस तरह से आपने जाना कि कई शब्द ऐसे हैं जहां व और ब के बीच पर्याप्त अंतर है। अब इन दोनों अक्षरों के बीच भेद के कुछ और उदाहरणों के साथ बात कर लेते हैं। एक शब्द है वृष्टि या वृष्टि, पर कभी कभी हम में से कुछ व इस अक्षर का उच्चारण ब के रूप में कर दिया करते हैं और वे बोल जाते हैं वृष्टि या वृष्टि। ऐसे ही एक और शब्द है वर्षा या वर्षाः। यहां ध्यान दीजिए कि वर्षा शब्द का संस्कृत में सदैव ही बहुवचन में ही प्रयोग होता है, अर्थात वर्षा नहीं वर्षाः ही प्रयोग की अवस्था में लिखा और बोला जाना चाहिए। वैसे हम संस्कृत पाठशाला की कक्षा में यथासमय आपको कई उन शब्दों के बारे में भी बताएंगे ही जिनका प्रयोग वचन की दृष्टि से विशेष होता है, अर्थात कुछ शब्द एक वचन या द्विवचन या बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इस बारे में आप आगे जान सकेंगे। तावत प्रकृतम अनुसरामः, अर्थात वर्षा और वर्षाः के व अक्षर की जगह ब इस अक्षर का प्रयोग किया जाना और वर्षा या वर्षाः जैसे प्रयोग करना अशुद्ध है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आज की संस्कृत की कक्षा में इतना ही। अग्रिमायै कक्षायै पुनरपि भवन्तु सन्नद्धा भवन्तः, तावत् स्वीकुर्वन्तु पुनरपि मम नमः। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं बल्कि एक विचार है, आचार है, व्यवहार है और भारतीय संस्कृति है। अतः संस्कृत भाषा सीखकर अपने विचारों में परिवर्तन किया जा सकता है और हमारे विचार ही हमारे जीवन का मार्ग निर्धारित करते हैं, हमें सफल या असफल बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का कहना था, हम वो हैं जो हमारे विचार ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए अंक में। तब तक आप देखिए भारत में चल रही कुछ सकारात्मक विचारों को इस रिपोर्ट के माध्यम से और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। राजस्थान डीडवाना कुचामन जिले का भूमिगत जल ज्यादातर इलाकों में खारा और अनुपयोगी है। जिले के गांवों का भूमिगत जल भी खारा है। जिले में नदी, नहर या पानी का कोई बड़ा स्रोत नहीं है, जिसके कारण इस जिले में सदियों से पानी का संकट बना रहता है। लंबे समय तक पेयजल की किल्लत और पानी में फ्लोराइड की समस्या से जूझते डिडवाना कुचामन जिले में साल 2021 में केंद्र व राज्य सरकार और जापान की जायका कंपनी के सहयोग से 2,938 करोड़ रुपए से इंदिरा गांधी नहर की योजना लाई गई। इस योजना से जिले के 7 शहरों 986 गांवों तक हिमालय का मीठा पानी पहुंचाया गया। पानी की यह व्यवस्था बखूबी चलते रहे, इसके लिए बीड़ा उठाया यहाँ के ग्रामीणों ने। इसी दौरान अलगपुरा सरपंच की अध्यक्षता में ग्रामीणों की VWUSC समिति ने ग्राम पंचायत में पेयजल व्यवस्था से जुड़ी योजनाओं को बनाने, लागू करने और मैनेज करने के लिए रखरखाव करने के साथ साथ पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई और आज 3 साल गुजरने के बाद भी ये समिति पानी वितरण और प्रबंधन का काम सफलतापूर्वक कर मॉडल के रूप में स्थापित हो गई है। इस परियोजना का कार्य वर्ष 2021 में पूर्ण हुआ। उसके उपरांत टेंडर और निविदा की शर्तें थी कि जो ओंडम का कार्य, रखरखाव का कार्य है और आगामी जो जल जीवन मिशन परियोजना है जो पूरे भारतवर्ष में चल रही है, उसमें भी सेम मॉडल है कि ओंडम का रखरखाव का कार्य पूरा जो गाँव में एक VWC समिति बनाई गई जो सरपंच साहब की अध्यक्षता में कार्य करती है, उस समिति द्वारा किया जाना है। अलगपुरा ग्राम पंचायत में विगत 3 वर्षों से इस समिति द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। अलगपुरा ग्राम पंचायत में बनाई गई ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि पंचायत की सूरत ही बदल गई। यहाँ तैयार की गई पेयजल आपूर्ति की प्रणाली से ग्रामीणों को जहाँ शुद्ध पेयजल मिल रहा है, वहीं पेयजल किल्लत की समस्या भी खत्म हो गई है। गांव में निश्चित समय पर पानी की सप्लाई होती है। हर घर के अंदर नल है हमारा और 1-1.5 घंटा पानी जाता है तो बराबर हमारी पंचायत में हर घर में पानी जा रहा है। कोई पानी की समस्या नहीं है।
एक मैं सरपंच होने के नाते मेरा धर्म भी है कि हर घर को पानी आए, सुविधा जाए। जब गवर्नमेंट हमें इतनी अच्छी सुविधा दी है, उसको हर घर तक हमारा नल से एक सरपंच का कार्य होता है। हमारे गांव में 8 जोन बने हुए हैं, 5 जोन जाडोद में और एक जाखड़ों की डाणी और एक चारणवास और एक डोडवाड़ियों की डाणी और एक अलगपुरा। तो हम घंटा भर मतलब हम वाल खोल देते हैं और सबके पानी, हर घर में पानी चला जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले क्षेत्र में पानी की विकट समस्या थी, अब हर घर में पानी है। गांव वाले शुद्ध पानी पी रहे हैं, जिससे पानी से होने वाली बीमारियों पर रोक लगी है। पानी की कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई है। पहले मान लो इस पानी में फ्लोराइड था, उससे बीमारियां बहुत सारी होती थी, अब कुछ बीमारियां नहीं हो रही है। पानी आता है नहर का और कोई समस्या नहीं है। पहले फ्लोराइड बहुत थी, अब पानी की समस्या नहर की आ रही है तो कोई समस्या नहीं है। मम्मी रठूं गुआई को पानी लेती और वो पानी पीबा योग्य भी नहीं हो, थोड़ा खराब हो और घड़ाओं ले रहती। अब नहर वालों पानी आया बाद में पूरी सुविधा है, वो घर ही आ जावे, कोई समस्या नहीं है। ये ग्रामीणों का जज्बा ही है कि 3 साल से अलगपुरा पंचायत में पेयजल व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। राजस्थान से शबीक अहमद उस्मानी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।